नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और आपके लिए माइक ऑन है। जी हां, आज वो खबरें आपको दिखा रही हूं जिनमें आपको दिलचस्पी है, जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं। सबसे पहले चक्रव्यूह में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जो अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान से लेकर अमेरिका तक क्या सत्ता को लेकर घिर गए हैं? अब क्या सीधे सीधे उनकी सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान में रजीम चेंज की बात करते थे, क्या उनके ऊपर ही रजीम चेंज का खतरा मंडरा रहा है? आज इसकी बात करूं। इसी के साथ गोली से गाली तक का सफर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कब तय कर लिया? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप पहले गोली चला रहे थे ईरान पर, वो अब गाली भी दे रहे हैं और इसे लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कैसी भाषा है। आखिर इस भाषा से कोई संदेश दे रहे हैं या इस भाषा पर सवाल उठ रहे हैं? आज ये आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी 17,000 करोड़ का रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका के इतिहास में यह सबसे महंगा रेस्क्यू ऑपरेशन है। 17,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने क्यों खर्च किए? क्या यह सिर्फ एक सैनिक को निकालने के लिए या इसके पीछे एक बड़ा सीक्रेट प्लान था? आज ये भी आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी क्या डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर हमला कर सकते हैं, जो अब से थोड़ी देर बाद एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रात 10:30 बजे जो बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्या उसमें हॉर्मुज को छुड़ाने के लिए पूरा एक प्लान शामिल हो सकता है? आज इसकी बात करूंगी क्योंकि हॉर्मुज पर तिल मिलाए हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं उन तस्वीरों से जो भयावह भी हैं और इस युद्ध की तस्वीर बयां करती। यह तस्वीर लेबनान से आ रही, जहां इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें और यहां एक पूरा का पूरा गांव इजराइल ने उड़ा दिया। ऊपर से तस्वीरें देखिए, पूरा गांव तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह पर इजराइल का यह हमला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह जमीनी हमला किया गया और 10 से ज्यादा सुरंगों को तबाह किया है। यह तस्वीर ये पूरा का पूरा गांव उड़ा दिया है इजराइल ने, क्योंकि यहां से हिजबुल्लाह उन पर हमले कर रहा था। तो इजराइल ने कहा पूरा गांव तबाह कर दो। डील सरेंडर या सबसे घातक वार? 2.5 घंटे बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, का काउंटडाउन शुरू। क्या खुलने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तो आपको बता दूं आज की सबसे बड़ी खबर, अब से 2.5 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध पर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप के इस संबोधन पर है। ट्रंप का यह संबोधन भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा, जो आप समय देख रहे हैं, यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे बाद युद्ध को लेकर एक बहुत निर्णायक फैसला ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। आज सबसे पहले यह बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान से अपने पायलट के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल्स दे सकते हैं, अमेरिकी फौज की पीठ थपथपा सकते हैं। लेकिन बात इससे भी आगे जाएगी। क्या ट्रंप फिर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा? और इसीलिए दुनिया भर के बाजार, दुनिया भर के देश की सरकारें डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का इंतजार कर रही हैं। अब वो क्या हो सकता है, यह आपको बता दूं। क्या ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर सीधे हमले की बात करने वाले हैं? यह पहला पॉइंट। और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदलते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को लेकर कभी कहते हैं इसे खोलिए, कभी कहते हैं इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या हॉर्मुज खिलाने के लिए, खोलने के लिए वो सीधे अटैक की बात कर सकते हैं? ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट,
क्या ईरान की पावर छीन लेंगे ट्रंप? ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि ईरान पर सीधे सीधे उनके संयंत्रों पर हमले की बात डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, और अगर वो ऐसा हमला करते हैं तो वाकई ईरान की पावर छीनने जैसा होगा। क्या इसकी बात वो कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया है कि उनके सारे जो ऊर्जा संयंत्र हैं उन पर हमला होगा। तीसरी बात, क्या वो ईरान के डील का अल्टीमेटम दे सकते हैं? जो डील डोनाल्ड ट्रंप लगातार मांगते आए हैं, क्या उस डील को लेकर एक अल्टीमेटम देंगे या फिर कहेंगे नाउ नो डील? डोनाल्ड ट्रंप को जो जानते हैं वो ये मानते हैं कि वो कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो क्या डील का समय अभी बचा है या डील का टाइम ओवर हो गया? इसी के साथ क्या एक बयान और नीचे होंगे तेल के दाम? ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछली बार जब 5 दिन के सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी तो दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल आया था। दुनिया भर में तेल के दाम नीचे हुए थे, कच्चे तेल के दाम। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप का एक बयान और नीचे होंगे क्या तेल के दाम। और इसी के साथ साथ क्या ट्रंप इस मौके का इस्तेमाल अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए कर सकते हैं? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि लगातार ट्रंप के विरोधी उन्हें घेर रहे हैं। अमेरिका से लेकर ईरान तक उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, तो उनको क्या जवाब आज दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? सवाल ट्रंप के उस पोस्ट को लेकर भी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों घिर रहे हैं? क्योंकि ट्यूसडे को लेकर यानी मंगलवार को लेकर उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। लिखा है ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, यानी कि अमेरिका में जब 8 बजेंगे मंगलवार को तो क्या बड़ा धमाका होगा। सिर्फ इतना ही पोस्ट उन्होंने किया है। अब इससे एक डर भी बैठता है, दुश्मन को डराने के लिए है, उन्हें चेतावनी देने के लिए है, या उन्हें डील की टेबल पर आने के लिए है? ये आप सवाल अपने मन में पूछिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया, ये पोस्ट आया। वेस्ट एशिया में जिस तरह के जंगी हालात हैं, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के खिलाफ जो तेवर हैं, उन्हें देखते हुए सवाल काफी बड़े हो जाते हैं जिनका जवाब 2.5 घंटे बाद मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह भी दिखाऊं कि रविवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी। हॉर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरान को नर्क बनाने की बात कह दी और इसके लिए बुधवार की सुबह 5:30 बजे की डेडलाइन भी फिक्स कर दी। अब ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि हॉर्मुज नहीं खिला तो ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला कर देंगे। ऐसी डेडलाइन हालांकि वो पहले भी फिक्स करते रहे, पहले भी देते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसीलिए उनके हर वाक्य और हर डेडलाइन पर दुनिया की नजर रहती है। इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या ऐलान करेंगे, क्या उनकी धमकी से हॉर्मुज खुल सकता है। अमेरिकी फौज ईरान के बड़े टारगेट की पहचान कर चुकी है, उनकी लिस्ट बनाकर बैठी है। अगर अमेरिका ने इस बार हमला किया तो वो ईरान के 7 बड़े ठिकाने हैं जिनको टारगेट कर सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2.5 घंटे बाद एक बड़ा ऐलान होना है। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि कैसे अमेरिका जो ईरान में ऊर्जा संयंत्र है उन पर हमला कर सकता है। तो अगर अमेरिका टारगेट करता है तो वो 7 टारगेट क्या हो सकते हैं वो आपको बता रही हूं। हॉर्मुज चेक पॉइंट यानी जहां से दुनिया भर के तेल के टैंकर गुजरते हैं, क्या वहां हमला करेगा और ईरान का जो वहां पर पूरा एक उनका वर्चस्व बना हुआ है उसे खत्म करेगा। दूसरा, साउथ पार्स गैस फील्ड, ये वही गैस फील्ड है जहां इजराइल ने गलती से हमला कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में ठन गई थी। इस बार क्या सीधे अमेरिका हमला करने की बात करेगा। खार्ग द्वीप जहां पर ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही, क्या इस पर अटैक करेगा? 90% तेल ईरान का यहीं से आता है। इसी के साथ आबादान रिफाइनरी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके तेल के जो सारे गोदाम हैं वहां पर हमले की बात की है, तो आबादान रिफाइनरी, इसी के साथ बंदर अब्बास रिफाइनरी, ये 2 रिफाइनरीज हैं, क्या इन पर अटैक कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा ईरान को। ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल बेस हैं जहां पर वो अपनी मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, क्या वहां पर हमला कर सकता है जिससे कि उनके निर्माण जो सेंटर्स हैं वो ही ध्वस्त हो जाए। और 7वां, बुशहर परमाणु संयंत्र, क्या इस पर हमला कर सकता है? और इसी के साथ अमेरिका ने इसका संकेत भी दे दिया है, बुशहर पर अटैक कर सकता है। उसके लिए आज एक तस्वीर आई जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ईरानी एयरफोर्स का गोला बारूद भंडार है। स्ट्राइक के साथ ही आग और धुएं का गुबार यहां पर उठा है। इसके आसपास ये देखिए एटमी ठिकाना है बुशहर में और यहां से 75 मीटर की दूरी पर यह हमला हुआ।
दुनिया की एटमी गतिविधियां नजर रखने वाली सबसे बड़ी संस्था IAEA कह रही है, उसके महानिदेशक कह रहे हैं कि 75 मीटर दूरी पर हमला होना एक बड़ा खतरा है। तस्वीर देखिए। این همه اینا هاردور میکنن یه دفعه میان میزنن درب و داغونش میکنن و به خون آتیششون میکشن. وای چجوری میزنن. این همه اینا ईरान के बुशहर न्यूक्लियर सेंटर के पास हमले से हादसे का एक डर खड़ा हो गया है। इस तरह के हमलों से गंभीर रेडिएशन फैल सकता है। जो राफेल ग्रोसी हैं वो कह रहे हैं, IAEA के निदेशक, ये हमले परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे हमलों को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो क्या कह रहा है IAEA? वो कह रहा है कि ऐसे हमलों को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए क्योंकि इनसे परमाणु रेडिएशन फैल सकती है। तो ये बड़ा खतरा है और इसके 75 मीटर की दूरी पर हमला कर क्या अमेरिका बताना चाह रहा है कि हम आपको बर्बादी के और करीब पहुंचा सकते हैं। अब सवाल है, बुशहर न्यूक्लियर सेंटर के पास हमला क्या इशारा कर रहा है? क्या ये बुधवार की सुबह खत्म होने वाली 48 घंटे की डेडलाइन से पहले की वार्निंग बेल है? इजराइल और अमेरिका का प्लान आखिर क्या है? ट्रंप ने ईरान में कयामत ढाने की नई धमकी दी। घंटे बाद ईरान पर सबसे भीषण हमलों का नया दौर शुरू हो सकता है। डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका ईरान के एनर्जी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। पूरे देश की बिजली और सप्लाई ठप कर सकता है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो पूरे अरब को नर्क की आग में जला देगा। आपको बताते हैं तबाही का वो ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है जो 24 घंटे बाद ईरान के वजूद को हिला सकता है। पश्चिम की ओर से इजराइल के F-35 जेट्स उड़ सकते हैं। दक्षिण में समंदर से USS अब्राहम लिंकन की मिसाइलें टारगेट लॉक कर सकती हैं। और इन मिसाइलों का पहला निशाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो सकता है, वो चेक पॉइंट जिसे ईरान ने बंद कर रखा है। ईरान को हम पाषाण युग में वापस भेज देंगे जहां वो पहले थे। उन्हें पता नहीं, लेकिन हम अगले 2-3 हफ्तों में उन पर जबरदस्त प्रहार करने वाले हैं। ट्रंप की डेडलाइन की घड़ी जितनी तेजी से भाग रही है, ईरान के तेवर उतनी ही तीखे होते जा रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि वो घुटने टेकने वाला नहीं है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर नया कानून लागू करके ट्रंप की टाइमलाइन को हवा में उड़ा दिया है। ईरान का कहना है 48 घंटे क्या 48 साल से धमकियां सह रहे हैं। ट्रंप एक अस्थिर और भ्रमित व्यक्ति हैं, जो कई विरोधाभासों से भरे हुए हैं। ईरानी समाज आमतौर पर उनके बयानों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उनका मानना है कि ट्रंप के पास व्यक्तिगत, व्यवहारिक और शाब्दिक संतुलन की कमी है और वे लगातार अपने विरोधाभासी रुख बदलते रहते हैं। ईरान ट्रंप के नर्क वाले बयान का जवाब देने के लिए तैयार। अब इस जंग का अगला पड़ाव ट्रंप तय करेंगे या फिर ईरान। तो ट्रंप ने ईरान को नर्क में झोंकने की धमकी देकर ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। हो सकता है वो अपनी धमकी पर अमल कर दे, लेकिन हो सकता है कि बात सिर्फ मैसेजिंग तक हो। लेकिन एक मैसेजिंग ईरान भी कर रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जो वीडियो रिलीज किया गया वो भी देखिए। ईरान के प्रॉक्सी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कराया गया। इसमें मोस्तफा खमेनी ईरान के वॉर रूम में दिखाई दे रहे हैं। इसी आई वीडियो के जरिए ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी मैदान से हटने वाला नहीं है, क्योंकि मोस्तफा खमेनी इसमें अंदर इस वॉर रूम में जाकर इस युद्ध को बड़ा होते हुए देख रहे हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ईरान के वॉर रूम में खमेनी जा रहे हैं और सामने डिमोना बना हुआ है। डिमोना यानी इजराइल का वो शहर जहां पर कहते हैं उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं।
तो क्या अब ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम भी आपकी परमाणु संयंत्र पर हमला करेंगे, हम भी आपका परमाणु छीन लेंगे और हम भी वही बर्बादी मचाएंगे? इस बीच जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है वो आपको बता दूं, ईरान की IRGC का बड़ा दावा आया है। अमेरिका की जंगी जहाज पर निशाना बनाया गया है। USS त्रिपोली पर हमले का दावा है, त्रिपोली को पीछे धकेलने का दावा है। USS त्रिपोली यानी अमेरिका का वो युद्धपोत जो कि खाड़ी देशों के पास अमेरिका ने स्टेशन किया। USS त्रिपोली में इस वक्त 5000 अमेरिकी नौसैनिक हैं। ये तस्वीर देखिए, ये USS त्रिपोली जो कि खाड़ी देशों के पास स्टेशन है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 58वीं लहर से इस पर हमला किया गया है। तो अमेरिका के जंगी जहाज को निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हट रहा ईरान। इसका मतलब क्या है? फुल फ्लेजेड वॉर के लिए हम तैयार हैं। सवाल यह है, क्या ईरान युद्ध अमेरिका के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह बन गया है जिसमें फंसकर ट्रंप निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूं? ट्रंप पहले ईरान पर गोले चलवा रहे थे, गोलियां चलवा रहे थे, लेकिन अब वो गाली भी दे रहे हैं। एक तरफ गोली, दूसरी तरफ गाली। डोनाल्ड ट्रंप क्या इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि लोग हैरान हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें कैसे गालियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की धमकी देने के लिए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने ईरान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप वो पोस्ट मेरे सामने देख रहे हैं। बवंडर मच गया है। ट्रंप के खिलाफ आने वाले बयान देशों की सीमा लांघ रहे हैं। अमेरिका से लेकर ईरान तक बयानबाजी हो रही है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही कि एक राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। लोग डबल चेक कर रहे थे कि क्या वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह पोस्ट किया है, ये वाकई हुआ है क्या? अमेरिका को राष्ट्रपति बदल लेना चाहिए, ये आवाजें अब अमेरिका में भी उठ रही हैं और ईरान में भी उठ रही हैं। और इसीलिए कह रहे हैं, क्या सत्ता के चक्रव्यूह में घिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान में रेजिम चाह रहे थे, रेजिम चेंज, वो कहीं अमेरिका में तो नहीं होने वाली? वो कह रहे हैं ट्रंप युद्ध अपराधों के लिए उकसा रहे हैं, ये ईरान का कहना है। ईरान के नेता डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को असंतुलित बता रहे हैं। ईरान ये भी कह रहा है कि ट्रंप ऊंचे सरकारी पद के लायक ही नहीं है। इनकी भाषा देखिए, इन्हें तो महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति की कुर्सी से हटा देना चाहिए, ये ईरान का मानना है। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो अमेरिका के लोगों के हित में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मंगलवार ईरान के लिए आखिरी दिन होगा। उन्होंने पहले भी ईरान के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा था कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन न्यूयॉर्क में हो रहा है। तो आपने सुना कि ईरान कैसे कह रहा है सीधे सीधे कि अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हट जाना चाहिए। खास बात यह है कि ट्रंप के खिलाफ इस तरह की बातें सिर्फ ईरान नहीं कह रहा है, इसी तरह की बातें अमेरिका के सांसद और नेता भी कह रहे हैं। वो ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर अगर गालियों का इस्तेमाल करने लगे तो बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं। अब आप देखिए, जिस रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप ताल्लुक रखते हैं उसी पार्टी की बड़ी नेता है मार्जोरी टेलर ग्रीन, राष्ट्रपति की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रही। वो कह रही है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद टिम केन ट्रंप की बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना बता रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद बेका बैलेंट कह रही हैं कि ट्रंप की बातें नफरत के लायक हैं, इनसे सिर्फ नफरत ही हो सकती है ऐसे बयानों से। सांसद चक शूमर ने कहा कि ट्रंप की मानसिक संतुलन पर सवाल उठने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पागल व्यक्ति की तरह ये कैसी बकवास कर रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की अमेरिकी सांसद बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को खतरनाक आदमी कह दिया। सैंडर्स ने ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल भी उठा दिया। वहीं डेमोक्रेटिक नेता क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप हजारों लोगों को मरवाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं ट्रंप के मंत्रिमंडल में होता तो 25वें संविधान संशोधन पर वकीलों की राय ले रहा होता। और इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बयान है, अमेरिकी सांसद मेलेनी स्टैंसबरी भी कह रही हैं कि संसद को संविधान के 25वें संशोधन के प्रावधानों पर अमल करना चाहिए और इन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने का कुछ उपाय करना चाहिए। अब अमेरिका के सांसद अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन का जिक्र यूं ही नहीं कर रहे हैं,
वो ट्रंप को अक्षम राष्ट्रपति साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये इस पद पर बने रहने में सक्षम नहीं है। अमेरिकी संविधान में ऐसे प्रावधान जिनके तहत अगर राष्ट्रपति को अक्षम साबित कर दिया जाए तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसे अमेरिका में सीधे सीधे रिजीम चेंज के ग्राउंड के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल है कि ट्रंप जो काम ईरान में करना चाहते थे, क्या वो अमेरिका में हो सकता है? हालांकि रिजीम चेंज के पीछे सिर्फ ईरान को ट्रंप की गाली नहीं, ट्रंप से लोगों की बढ़ती हुई नाराजगी भी है, क्योंकि ट्रंप डेडलाइन पर डेडलाइन दे रहा है, समाधान नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। 21 मार्च 2026 को उन्होंने हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दी। इसके बाद 23 मार्च 2026 जब 48 घंटे की पहली समय सीमा खत्म हुई तो ट्रंप ने अचानक से कहा कि ईरान से अच्छी बातचीत हो रही और उन्होंने हमले 5 दिन के लिए टालने का ऐलान कर दिया। वहीं 26 मार्च 2026 को उन्होंने हमलों की डेडलाइन 10 दिन के लिए खिसका दी, आगे बढ़ा दी। उसके बाद 4 अप्रैल 2026 हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी और ऐसा ना करने पर ईरान पर कहर बरपाने की धमकी दी। वहीं 5 अप्रैल 2026 को यानी कल ट्रंप ने एक बार फिर से समय सीमा थोड़ी आगे खिसकाई है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा और 8 अप्रैल की सुबह की डेडलाइन फिक्स कर दी। तो अमेरिकी जनता को लग रहा है डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है, हमें तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन महंगाई तो अमेरिका में बढ़ रही है। इससे कौन बचाएगा? ट्रंप के बयान सिर्फ युद्ध से जुड़ी डेडलाइन पर नहीं बदलते रहे, हॉर्मुज को लेकर भी उनका बयान लगातार बदलते रहे। वो एक बार फिर उन बयानों पर टिक नहीं पा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा यूएस नेवी टैंकरों को सुरक्षा देगी, फिर उन्होंने कहा नाटो हॉर्मुज खोलने में मदद करेगा। उसके बाद वो हॉर्मुज पर बोलते हैं हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, फिर वो कहते हैं हम हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम हॉर्मुज की जरूरत नहीं है। अब थोड़े दिन बाद आकर कहते हैं हम तो आसानी से हॉर्मुज खोल सकते हैं। वो हॉर्मुज जो कि सबसे बड़ा डर बना हुआ है, क्योंकि यहीं से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसे लेकर कभी कहना हमें इसकी जरूरत नहीं, कभी कहते हैं धमकी देकर कि इसे खोल दो वरना बहुत बुरा होगा, कभी कहते हैं हमारे तो जहाज यहां से गुजरेंगे नहीं, हमें अमेरिका को जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो सीधे सीधे गाली का इस्तेमाल भी कर देते हैं हॉर्मुज को खोलने के लिए। तो अमेरिकी जनता को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। We don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We could close that up in 2 minutes. We could close that up so fast your head would spin. They have to open up the Strait of Hormuz. When this conflict is over, the Strait will open up naturally. तो आपने सुना हॉर्मुज को लेकर कैसे बयानों पर पलटते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनके इन बयानों में उलझी हुई है अमेरिकी जनता। और इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि उनकी सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो महंगाई जो अमेरिका में बढ़ रही है। और इस अमेरिकी जनता के गुस्से से डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता पर असर पड़ सकता है। आपको बताती हूं कैसे। ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे अमेरिका में लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल की कीमतें $1 से ज्यादा और डीजल की कीमतें तकरीबन $2 बढ़ गई। इसका असर सीधा किसानी और उद्योगों पर पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सीधे सीधे आपके ऊपर असर पड़ेगा। अमेरिका में पड़ रहा है। युद्ध का असर अब सीधे अमेरिकी नागरिकों की जेब तक पहुंच गया है। अमेरिका में महंगाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर $4.1 प्रति गैलन हो गई है और वहीं डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं। अब सोचिए कि इन बढ़ते हुए दामों के चक्कर में जो अमेरिकी जनता है वो पिस रही है। इसी के साथ साथ दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है अमेजॉन, वहां से आप लोग भी ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे, उन्होंने अपनी डिलीवरी पर एक सरचार्ज लगा दिया है। यानी कि अगर आप कुछ सामान मंगाएंगे तो वो सरचार्ज उस पर लग कर आएगा। अब अमेरिकी जनता इसकी भी मार झेल रही है, वो भी बढ़ गया है। लॉजिस्टिक्स सरचार्ज लागू करने जा रही है कंपनियां, ये भी बढ़ गया है।
अमेरिकी डाक सेवा ने भी पार्सल और एक्सप्रेस मेल डिलीवरी पर 8% का अस्थायी ईंधन सरचार्ज लगाने की मांग कर दी। अब सोचिए, अमेरिकी जनता इसमें पिस रही है और उनका यह कहना है कि हम इसकी मार क्यों झेलेंगे, हम तो जीत रहे हैं युद्ध, हम तो जीत चुके हैं इस युद्ध को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हैं। अब युद्ध का असर वहां केवल पेट्रोल डीजल पर नहीं पड़ रहा है। आपको यह भी बताऊं कि वहां कैसे फ्लाइट टिकट्स महंगे हो रहे हैं, आसमान में उड़ना महंगा हो रहा है। युद्ध के कारण आसमान छू रही है जेट ईंधन की कीमतें। एविएशन फ्यूल, एयरलाइंस के लिए जेट ईंधन दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है। यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महंगे जेट ईंधन का असर है, इसकी वजह से हमें अपनी कीमतें बढ़ानी होंगी, टिकट के दाम बढ़ाने होंगे। एयरलाइंस ने चेक इन बैगेज, जब आप फ्लाइट में जाते हैं बैगेज चेक इन करते हैं, उस पर भी फीस बढ़ा दी है। यानी सिर्फ वहां पर देना, अब ये कोई आप मुफ्त में नहीं कर सकते, वहां वैसे ही फीस लगती है, उसे बढ़ा दिया गया है। ईंधन पर अतिरिक्त 3720 करोड़ खर्च किए हैं एयरलाइंस ने, ये वो कह रहे हैं। तो अब आसमान में उड़ना भी अमेरिकियों के लिए महंगा हो गया है। इसी के साथ आपको यह भी बताऊं कि अमेरिका में जो हालात पैदा हो गए हैं, इस पूरे संकट की जड़ क्या है? हॉर्मूज है, जिससे होकर दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब जानकार कह रहे हैं कि संकट अगर लंबा खिंचा तो अमेरिका में हालात और बिगड़ सकते हैं। महंगाई की पिक्चर अभी बाकी है। न्यूयॉर्क स्थित विश्लेषक रशेल जिम्बा का बयान आया है। वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस महंगाई से बच पाएगा। तो आप चले थे जीतने युद्ध को, लेकिन एक युद्ध आपके घर में खड़ा हो गया है। वो कहते हैं, पहले भी विशेषज्ञ चिंतित थे, अब और ज्यादा चिंतित है। शिकागो फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष वो भी चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, परिवहन लागत बढ़ने से बाकी सामान की कीमत बढ़ेगी। यानी आवाजाही में अगर पैसा ज्यादा खर्च होगा तो जाहिर है सामान की भी कीमत बढ़ जाएगी। दौर आएगा कि उपभोक्ता कीमतें देखकर हैरान रह जाएगा और वो कहेगा, अब सामान नहीं खरीद पाऊंगा। पहले से ही बढ़ती महंगाई और गंभीर हो जाएगी। फरवरी 2026 में अमेरिका की महंगाई दर 2.5% थी। अब तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई हैं और इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। CNN के एक हालिया सर्वे में भी बड़ा खुलासा हुआ। 2/3 अमेरिकी नागरिकों का सर्वे सामने आया है और ट्रंप की नीतियों ने आर्थिक स्थितियों को खराब कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकी लोगों का गुस्सा भी झेलेंगे। ईरान का गुस्सा तो वो पहले ही झेल रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो सत्ता बदलने वो चले थे, कहीं खुद की सत्ता न खो। अब बात अमेरिका के उस रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने पायलट को बचाने के लिए इतना बड़ा जंगी बेड़ा भेज दिया, जो केवल एक पायलट को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मिशन के लिए भी। अब अमेरिका के इस ऑपरेशन पर क्या सवाल उठ रहे हैं, उससे पहले आपको दिखाती हूं कि ईरान की नाक के नीचे से कैसे अमेरिका ने अपना पायलट बचा लिया। अमेरिका के इस ऑपरेशन पर ईरान क्या कह रहा है, यह भी आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं अपने सैनिक को बचाने के लिए नहीं भेजा है, मामला तो कुछ और था। ये एक बड़ा ऑपरेशन ईरान के अंदर करने वाले थे, वो क्या था वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि इतिहास के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन को अंजाम कैसे CIA ने दिया। अमेरिकी पायलट को बचाने में कामयाब रही और 17,000 करोड़ का यह पूरा ऑपरेशन था। ईरान में क्रैश हुए F-15 के जब दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया तो ईरानी सीमा में जाकर गिर गए। मेन पायलट को अमेरिका ने पहले ही बचा लिया था, दूसरा पायलट एक पहाड़ी दरार में छिप गया। अब CIA ने यह भ्रम फैलाया, CIA का कहना है कि उन्होंने पायलट को बचा लिया, लेकिन इसी बीच CIA के अधिकारी पायलट की छिपे होने की सही जगह का पता लगाते रहे। पायलट के पास भी अपनी लोकेशन बताने के लिए एक विशेष बीकन था, जैसा आप देख रहे हैं, संचार उपकरण था। जैसे ही CIA को पायलट की लोकेशन का पता चला, पेंटागन को जानकारी दी गई, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सबसे पहले अमेरिकी विमानों ने ईरानी सेना को पायलट की लोकेशन से दूर रखने के लिए बम बरसाए और ईरान की सेना को पायलट्स तक पहुंचने नहीं दिया। इसके बाद सील टीम 6 के स्पेशल कमांडोज की मदद से पायलट को सुरक्षित निकाला गया और उसे वापस अमेरिका लाया गया। तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसकी बात NDTV इंडिया पर पहले भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आज इसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं वो महत्वपूर्ण है। इस पायलट को बचाने के लिए
अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पायलट को बचाने के लिए अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन इतिहास का सबसे महंगा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। ये जो आप 17,000 करोड़ देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ, 17,000 करोड़ रुपए लगे इस रेस्क्यू में पायलट को बचाने के लिए। ऑपरेशन की कीमत और नुकसान का आंकड़ा ये चौंकाने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों और डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट अमेरिका को करीब $2 बिलियन का नुकसान बताती है। नष्ट विमान, महंगे हथियार, डिप्लॉयमेंट की कीमत शामिल मिशन को पूरा करने में कई हाईटेक विमान तबाह हो गए। F-15E स्ट्राइक ईगल, जिसके गिरने से पूरा संकट खड़ा हुआ, 930 करोड़ रुपए का MC-130J कमांडो 2 तबाह हो गया। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने इसे धमाके से उड़ा दिया था। विमान रेस्क्यू के दौरान रेगिस्तानी इलाके में फंस गया था। अब रेस्क्यू टीम को कवर देते वक्त A-10 वॉरहॉग भी क्रैश हो गया। HH-60W हेलीकॉप्टर्स, निगरानी ड्रोन्स को भी नुकसान पहुंचा। आप सोचिए, ये सब शामिल हुए थे, इसीलिए इतनी बड़ी रकम है ये 17,000 करोड़ जो आप देख रहे हैं ऊपर। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई वाहन भी तबाह हुए। सभी की लागत जोड़कर 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इस ऑपरेशन का इतना महंगा होने के पीछे कई वजह। ऑपरेशंस को ईरान की सीमा के बहुत अंदर अंजाम दिया गया, ये भी बता रहे हैं। लगभग 7,000 फीट ऊंचाई की पहाड़ियों से रेस्क्यू किया गया। अमेरिका को अपने फंसे हुए विमानों को खुद नष्ट करना पड़ा। विमानों को छोड़ने से नेविगेशन प्रणाली लीक हो जाती है, इसीलिए उन्होंने कहा खुद ही अपने विमान नष्ट कर दो। रूस या चीन के हाथ लगता तो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल हुआ है। सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन में लगाया गया। तो आप सोचिए, अमेरिका ने ईरान के जैग्रोस पहाड़ों में फंसे अपने पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ इस तरह से किया। लेकिन इस ऑपरेशन में 15 साल पहले ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन की याद दिला दी। तब राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ही ऑपरेशन में भले ही खुफिया जानकारी अलग अलग रही हो, लेकिन मिशन को पूरा करने वाली टीम एक ही है। उस समय लादेन को ढूंढकर किस तरह एबोटाबाद में मारा गया था और उसका जो शव था उसे भी लेकर गए थे, और इस बार अमेरिकी सैनिक को वहां से छुड़ाया गया है। इस मिशन को नेवी सील टीम 6 ने अंजाम दिया, जो 2011 में ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के लिए भी जानी जाती रही है। यह आसान ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि आप किसी देश के अंदर घुसकर अपने सैनिक को निकाल रहे हैं, किसी देश के अंदर घुसकर किसी आतंकी को मार रहे हैं। ये दोनों ही ऑपरेशंस याद दिलाते हैं उस टीम की जिसने इन ऑपरेशंस को किया। अमेरिका का यह मिशन अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक है, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं जब अमेरिका ने किसी देश की सीमा के अंदर घुसकर ऐसा ऑपरेशन किया हो। इस बार एक पायलट को बचाने के लिए किया, पिछली बार एक आतंकी को मारने के लिए किया गया। अब टीम 6 पायलट को रेस्क्यू करके सुरक्षित घर लौट सके। आपको मैं बता रही हूं, 2011 में 24 सील्स जो स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स देकर गई थी, इस बार पूरा हवाई बेड़ा लेकर गए। पिछली बार 2011 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2026 में ईरान में ये फाइनल स्ट्राइक की गई है। तो ये खबर 2011 से किस लिए मेल खाती है वो आपको बता रही हूं। इसी के साथ जिन नेवी सील्स ने ईरान की पहाड़ियों में उतरकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिनकी इस पूरी ऑपरेशन में अहम भूमिका रही, ये वो अमेरिका की सबसे मजबूत और सबसे खास सैन्य यूनिट है। ये यूनिट दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देती है। अमेरिका की टीम सील 6। अमेरिका की ये टीम 6 क्या है? यूएस नेवी के सबसे घातक कमांडोज, जवानों की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। नेवी सील कमांडोज हर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रेडी रहते हैं, यानी कभी भी उतर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने। अंडर वाटर ट्रेनिंग से प्रशिक्षण की शुरुआत होती है और जवानों को हेल वीक, यानी एक पूरा ऐसा सप्ताह जो कि नर्क समान होगा, उसमें शामिल होना पड़ता है, इसीलिए इसे हेल वीक कहा जाता है। हेल वीक में ही 75% जवान आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो सह ही नहीं पाते उस तरह की यातनाएं जो इसकी ट्रेनिंग में शामिल होती है। आगे सील क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग होती है, पैराशूट जंप स्कूल भी पास करना पड़ता है। ये सब कुछ इनके सील बनने का हिस्सा है। पूरी ट्रेनिंग में 1 साल से ज्यादा समय लगता है। आखिर में
सील ट्राइडेंट बैच मिलता है। अभी यूएस नेवी सील्स में 2500 कमांडोज हैं जो ये हेल वीक पार करके, सारी कमांडो लेवल्स पार करके सील बने हैं। एक नेवी सील की ट्रेनिंग में भारी खर्चा भी आता है। करीब 5.6 करोड़ रुपए एक नेवी सील को बनाने में लगते हैं और अमेरिका ये पैसा इसीलिए खर्च करता है कि वो जाकर किसी दूसरे मुल्क में आतंकी को मार सके, जैसा लादेन के मामले में किया, या फिर अपने ही जवान को किसी दूसरे देश से निकाल सके, जैसा कि ईरान में किया। अब अमेरिका के जब इन्हीं जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया तो सवाल उठा कि अमेरिका ठीक उसी जगह कैसे पहुंचा जहां अमेरिकी पायलट छिपकर सांसें ले रहा था। कैसे अमेरिका के हेलीकॉप्टर ठीक उसी जगह लैंड किए जहां से वो आसानी से पायलट को बचाकर निकल सके। कैसे रेस्क्यू टीम को पायलट की सटीक लोकेशन मिल रही थी। इस सवाल का जवाब है एक 800 ग्राम की छोटी सी डिवाइस जो इस ऑपरेशन की बैकबोन थी। जी, रीढ़ की हड्डी। बोइंग कंपनी की CSEL सिस्टम यानी कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर। ये डिवाइस ऐसी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजती है जो रडार को बैकग्राउंड शोर जैसा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कोई पीछे से आवाजें आ रही हैं लेकिन कोई रडार नहीं। इसकी खास बात यह कि ये पल पल में अपनी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। ये डिवाइस 10 मीटर पानी के अंदर भी काम कर सकती है, यानी कि अगर कोई पानी के अंदर छुपा हो या फिर पानी के अंदर हो तो उसकी डिवाइस भी लोकेट कर ले। इसकी बैटरी स्टैंड बाय मोड में 21 दिनों तक चल सकती है। डिवाइस बोलती नहीं बल्कि छोटे छोटे गुप्त मैसेजेस भेजती है जिसको पकड़ पाना दुश्मन के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। बस एक बटन दबाकर डिवाइस से घायल या मदद चाहिए जैसे संदेश भेजे जा सकते हैं। अब सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। CSEL को ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में इस्तेमाल के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये डिवाइस रेस्क्यू टीम से निर्देश भी ले सकती है, जैसे कहां जाना है, कहां छिपना है। मिशन पर जाने से पहले इस डिवाइस को विमान के नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा जाता है जिससे ये खुफिया डेटा को खुद ही प्रीलोड कर सकता है। तो इसी के इस्तेमाल से पायलट अपनी लोकेशन रेस्क्यू टीम से शेयर करता रहा। रेडियो पर बात करने के बजाय पायलट ने हर कुछ घंटों में सटीक लोकेशन अपडेट के साथ गुप्त संदेश भी भेजे जिससे ईरानी सेना उसकी लोकेशन का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई। मतलब जब पायलट अपनी सही लोकेशन भेज रहा था तब दुश्मन की रडार को लगता रहा था कि ये सिर्फ हवा का शोर है। हालांकि ईरान के पास चीन और रूस की दी हुई सबसे आधुनिक जैमिंग तकनीक है, लेकिन CSEL ने सबको चकमा दे दिया। हालांकि ईरान के सरकारी टीवी ने रविवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया कि इसमें वो अमेरिकी विमान है जिन्हें ईरान ने मार गिराया है। ईरान का दावा था कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक अमेरिकी परिवहन विमान और 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसे कई दावे किए गए। सबसे महंगे ऑपरेशन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान अलग दावे कर रहा है। ईरान ने दावा किया कि C-130 विमान के मलबे में जवानों के शव हैं। अमेरिका ने यह दावा किया कि ऑपरेशन में कोई जवान घायल तक नहीं हुआ। ये 2 अलग अलग दावे हैं इसी ऑपरेशन को लेकर। ईरान ने कहा पायलट को रेस्क्यू करने वाली टीम फंसी हुई है। अमेरिका ने बताया पायलट को तो हम सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लाए। ईरान ने क्या दावा किया? ईरान कह रहा है कि 2 C-130 विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हमने। अमेरिका ने उसकी सफाई दी। अमेरिका कह रहा है अमेरिकी फोर्स ने विमानों को खुद नष्ट किया जिससे कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चोरी ना हो, इसीलिए हमने खुद इन्हें नष्ट कर दिया। तो ये दावा वर्सेस दावा है या वाकई अमेरिका ने अपने 17,000 करोड़ का ये ऑपरेशन चलाकर अपने सैनिक को रेस्क्यू कर लिया और बाकी तबाही इसलिए मचाई कि उनकी कोई जानकारी लीक ना हो पाए। क्या अमेरिका की नजर, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मैं अब आ रही हूं, क्या अमेरिका की नजर ईरान के यूरेनियम पर थी जब उसने ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया, 17,000 करोड़ का ऑपरेशन चलाया? क्या नेवी सील्स का टारगेट यूरेनियम चुराना था? क्या इस मिशन का मकसद केवल उस सैनिक को निकालना नहीं बल्कि ईरान के यूरेनियम को भी बाहर निकालना था? क्योंकि ईरान भी अब यह दावा कर रहा है कि ये वाकई अपने सैनिक के लिए नहीं बल्कि हमारे यूरेनियम के लिए आए थे।
क्या अमेरिका के सबसे महंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे मकसद कुछ और था? क्यों अमेरिका ने एक पायलट को बचाने के लिए दर्जनों फाइटर जेट भेजे? क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन का टारगेट ईरान का यूरेनियम था? अमेरिका ने दावा किया है कि उसने F-15 फाइटर जेट के पायलट को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा और छुपा हुआ मकसद था? क्योंकि जिस तरह की एयर पावर इस मिशन में लगाई गई वो एक साधारण रेस्क्यू ऑपरेशन से कहीं ज्यादा लगती है। इस ऑपरेशन में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ब्लैक हॉक, A-10 थंडरबोल्ट, F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर, निगरानी करने वाले विमान और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि C-130 जैसे भारी भरकम परिवहन विमान भी शामिल थे। अब यहीं से कहानी पलटती है और सवाल खड़ा होता है कि जिन C-130 जैसे परिवहन विमान का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता, उनका इस मिशन में क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या अमेरिका सिर्फ अपने पायलट को लेने गया था या फिर ट्रंप की नजर ईरान के यूरेनियम पर थी? तो जो खबर आपको दिखा रही थी उससे सीधे सीधे एक बड़ा खतरा सामने आ जाता है। क्या अमेरिका ने वाकई अपना पहला ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर चला दिया, जब उन्होंने रेस्क्यू ही नहीं किया बल्कि क्या ईरान के यूरेनियम को चुराने की कोशिश की? कुछ इसी तरह की खबरों के साथ कल एक बार फिर लौटूंगी और आपके लिए माइक ऑन है।